गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक बार फिर हम जो हमारा चैप्टर है परमाणु अणु एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप सभी ये पूरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो खूब अच्छी तरह से पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब हम जो हमारे यौगिक का सरल सूत्र था, इसके बाद हम आते हैं आणविक द्रव्यमान पे, ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आणविक मास क्या होता है? आणविक मास किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, मतलब कोई भी पदार्थ है अगर उसका हमें आणविक द्रव्यमान लेना है तो पदार्थ किन किन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो लिखा है कि उनके सभी संघट्ट परमाणुओं के द्रव्यमान, मतलब किस किस से वो मिलके बना हुआ है, जितने उसके संघट्ट परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से समझिए, किसी भी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो पदार्थ किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उनके परमाणुओं के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसे मापने के लिए हम जो यूनिट का प्रयोग करते हैं उसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि अगर कोई हमें वेट मापना है तो हम किलोग्राम में मापते हैं, कोई सामान खरीदना है तो किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, तो सेम इसका जो मात्रक है वो एटॉमिक मास यूनिट है। इसे शॉर्टकट में AMU एटॉमिक मास यूनिट या U से दर्शाते हैं, स्मॉल u से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा इसका एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल में अगर लेते हैं पानी है, ठीक है ना, तो पानी का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है ना। H2 इसका अणुसूत्र होता है। अगर इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक अणु का, वो क्या होता है, 1 होता है। इसके 2 मॉलिक्यूल है तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 2 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू 18U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा जो पानी होता है, पानी का जो अणुभार आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसे HNO3 कहते हैं। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का अगर हमें अणुभार निकालना तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 अणुभार होता है तो 1, नाइट्रोजन है इसका 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन इसका 16 होता है, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा 1 + 14 एंड प्लस 48, इसको प्लस कर देंगे तो 8 4 12 12 1 13 को 3, यहाँ कैरी हुआ 1 कैरी हो जाएगा तो 1 और 4 5 5 1 6, ठीक है ना। तो 63U या इसी को AMU से लिख सकते हैं, यानी 63 एटॉमिक मास यूनिट A अणुभार हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। अब ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2, ठीक है ना। CO2, यहाँ से कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कार्बन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 16 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 12 + 16 2 = 32। अब 32 × 12 इट इज अ 44 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको AMU भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट में U भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग अणुसूत्र हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उनका हम यानी एटॉमिक मास यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, यानी अणुभार आणविक द्रव्यमान है इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पानी का देखा, फिर हमने हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड का देखा, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, ठीक है। अगर हमें मेथेन का देखना, CH4 मेथेन का क्या होता है आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ हमने देखा कार्बन के जो मॉलिक्यूल है 1 है, तो कार्बन का जो अणुभार है वो कितना है, 12 है। और यहाँ से इसका हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16 एटॉमिक मास यूनिट।
तो यहाँ से हो जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से हम अलग अलग पदार्थों के जो एटॉमिक मास यानी आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या जो भी अणु हैं, जो भी पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके हमें क्या अणु भार पता होने चाहिए कि कितना है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम इसका एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान भी क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है उनके संघट्ट परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के ही बराबर होता है। जो हमारे पास अगर सूत्र इकाई द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये भी द्रव्यमान क्या है कि पदार्थ जिन जिन परमाणुओं से मिलकर बना है तत्वों के परमाणुओं के, उनके इकाई द्रव्यमान के संघट्ट के योगफल के बराबर ही होता है, ठीक है ना। बट इसमें क्या है, पदार्थ के सूत्र इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें बस इतना ही चेंज है कि जो पदार्थ होगा उसके सूत्र इकाई का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सूत्र इकाई द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे हम सूत्र इकाई द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ से सूत्र इकाई द्रव्यमान में अगर हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का जो परमाणु भार है वो है 23। यहाँ एक मॉलिक्यूल सोडियम का है और क्लोरीन के भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। क्लोरीन का जो यानी अणु द्रव्यमान है वो कितना है, आणविक द्रव्यमान यानी 35.5। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5358 और 235, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, क्लोरीन का इकाई सूत्र द्रव्यमान है या इसका आणविक द्रव्यमान इतना कहलाएगा, ठीक है ना। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब यहाँ से कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम हमारे पास इसका एटॉमिक मास है 40, क्लोरीन का है 35.5 इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 71.0 या हो जाएगा 111 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। फिर इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लेते हैं CaOCl2, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिनरंजक चूर्ण। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हम इकाई सूत्र द्रव्यमान फाइंड आउट करते हैं, सेम यहाँ कैल्शियम का हो जाएगा 40, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 इंटू 2, तो हो जाएगा 40 प्लस 16 एंड प्लस 71। इसको प्लस करेंगे 167, यहाँ हो जाएगा 7, 7 1 8 और 8 4 12, तो 127 एटॉमिक मास यूनिट। तो आपने देखा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें पदार्थ दिया हुआ है, जो भी यौगिक दिया, जो भी कंपाउंड दिया है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम इकाई सूत्र द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस क्या है, इस कंडीशंस में हमें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो भी तत्व है, तत्व का परमाणु भार हमें पता होना चाहिए। अगर तत्व का परमाणु भार पता है तो हम इसका उपयोग करके इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल। तो अब आगे की तरफ बढ़ते, इसी के तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी तत्व दिए हैं सबका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाइस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोल संख्या। अब मोल संख्या क्या होती है, मोल किसे कहते हैं, तो मोल संख्या के ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। मोल संख्या मतलब अगर किसी पदार्थ की या किसी यौगिक की हमें मोल संख्या प्राप्त करना हो तो मोल संख्या क्या होता है, उस पदार्थ का ग्राम में भार। जिस पदार्थ का हमें मोल संख्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले हमें उस पदार्थ का ग्राम में भार पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उस पदार्थ का अणु भार क्या है, उसी के अनुपात को हम मोल संख्या कहते हैं, ठीक है, या मोल के नाम से जानते हैं। आप समझ रहे हो, जो पदार्थ का हमें मोल संख्या ज्ञात करना है उस पदार्थ का हमें ग्राम में भार पता होना चाहिए और दूसरा उसका अणु भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास मान लो मेरे पास 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड, या 50 ग्राम अगर हम सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला लिख देते हैं
आपके पास 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। अब इसका आपको मोल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड की मोल संख्या क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले पदार्थ का ग्राम में भार, यहाँ लिखेंगे मोल, तो मोल संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा इस पदार्थ का ग्राम में भार, कितना ग्राम है 50 ग्राम है, तो यहाँ 50 लिख देंगे। फिर इस पदार्थ का हमें अणु भार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू 50 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 58.5 AMU या मोल, सॉरी इसको मोल में लिखते हैं, इतना मोल इसका हो जाएगा A मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर एटॉमिक मास यूनिट A मोल हो जाएगा, तो इतना इसका जो होगा ये मोलर मास हो जाएगा, ठीक है ना, या मोल की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से अगर किसी की मोल की संख्या में फाइंड आउट करनी, जैसे कि अगर हमें CH4 मतलब ए फार्मूला मेथेन का, मेथेन की हमें मोल संख्या ज्ञात करनी हो और हमारे पास कितना है 100 ग्राम अगर मेथेन हो, अगर हमारे पास 100 ग्राम मेथेन है, इसकी हमें मोल संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। पदार्थ का ग्राम में भार 100 ग्राम, इसका अणु भार कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4, तो यहाँ से जाएगा 100 और अपॉन में 16, ठीक है ना। 16 6 96, 16 छक्का 96, 440, 16 2 32, 8 80, 16 5 80, इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी की मोल संख्या फाइंड आउट करनी हो तो मोल संख्या फाइंड आउट करने के लिए वेरी इजी मेथड है। आपको क्या करना है, आपको किसी का मोल, तो वहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ के अणुभार के अनुपात को उस पदार्थ का मोल या मोलर संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है अवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो नंबर्स इसको बोलते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अवोगाड्रो नंबर जो होता है किसी भी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान में उपस्थित कोई भी पदार्थ है, अगर उसका 1 मोल द्रव्यमान है, 1 मोल द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को, या तो परमाणु होगा या तो अणु होगा या तो आयन होगा, उनकी जो संख्या होती है उसी को अवोगाद्रो नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जो संख्या होती है उसी को क्या हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, अवोगाड्रो नंबर मीन्स होता है किसी भी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या को उस पदार्थ का अवोगाद्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। इसे N0 से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होती है। अब जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन हो, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और इसमें आपको अणुओं की संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अवोगाड्रो नंबर n इज इक्वल टू, यहाँ से उसके अणुओं की संख्या n जो हो जाएगी, मोलर मास, मोलर भार इंटू अवोगाड्रो नंबर यानी N0। अब मोलर भार कितना है 1 और इंटू इसका अवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवोगाड्रो नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।